हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली इससे पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी किया हुआ है। हमने वहां भी रिलेशनशिप ही अचीव किया हुआ है जहां पर हमने V का फॉर्मूला देखा था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल। बेसिकली आज के लेक्चर में हम E का फॉर्मूला देखने वाले हैं माइनस डेल V, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसके अलावा हम यहां पर मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन देखने वाले हैं जो कि इसी टॉपिक पर ही बेस्ड है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरिकल टॉपिक है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट स्टडी किया था कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आपका पाथ टेकन, जो आप पाथ लेते हो उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे। ठीक है, वो पाथ ऑफ कंसिडरेशन जो होता है उससे वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर अगर आप लिखते हो सपोज करो VAB, तो VAB इज इक्वल टू आप क्या मेंशन कर सकते हो माइनस VBA। क्यों? अगर आप लेट सपोज एक वोल्टेज लेते हो VA माइनस VB, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। तो इसको अगर आप समझिए कि यहां पर कोशिश करते हो ना, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपका पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है। आप इस तरीके से A टू B जाते हो और फिर आप इस तरीके से B से A लौट आते हो। देखोगे तो दोनों पाथ अलग अलग हैं, दोनों पाथ आपके अलग अलग हैं। तो अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा होता पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होना चाहिए था। यहां पर इक्वल है माइनस साइन के साथ। तो यहां पर अगर आप देखोगे, आप VA माइनस VB करते हो या VB माइनस VA करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ माइनस साइन ही एक्स्ट्रा आएगा। अगर पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगर एक आपका 2 आ रहा है तो एक आपका माइनस 2 आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसे अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करते हो ना, तो इस सिचुएशन में आपकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन अ क्लोज लूप, वो कितनी हो जाएगी, E डॉट डी एल 0 हो जाएगी। क्यों? आप देखो यहां पर, इसको आप ऐसे लिख सकते थे VAB प्लस VBA इज इक्वल टू 0, ऐसा हम कर सकते थे। ठीक है ना, A से B, B से E, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपको अगर याद हो तो हमने V का फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़ा था, माइनस E डॉट डी एल ओपन। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आप क्या कर रहे हो, क्लोज्ड, एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पर लौट रहे हो। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल आप परफॉर्म कर रहे हो एक तरह से, जब आप VAB प्लस VBA दोनों कर रहे हो। तो VAB प्लस VBA इक्वल टू 0, ये किसकी याद दिलाता है, ये याद दिलाता है आपको KVL इक्वेशन की। KVL आप ऐसी करते हो ना, क्लोज लूप में अप्लाई करते हो, तो टोटल वोल्टेज डिफरेंसेस, इनका जो अलजेब्रिक एडिशन होता है वो ऑलवेज क्या होता है, आपका 0 होता है ना। यही तो आपका KVL होता है। तो बेसिकली ये आपका KVL है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब आप दोनों को ऐड करते हो तो आपको क्लोज्ड पाथ में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो कितना है, आपका 0 है। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ये एक्सप्रेशन आपका कहलाता है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। इससे पहले हमने मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन स्टडी किया है जो कि क्या था, गॉस लॉ। तो आज हमने यहां पर मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन भी देख लिया। तो आप क्या बोलोगे, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज 0। बेसिकली ये शो क्या करता है, ये शो ये कर रहा है आपका कि नेटवर्क इन मूविंग अ चार्ज इन अ क्लोज्ड पाथ इन स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। ये पॉइंट आपका ये शो करता है। इसके अलावा और भी चीजें शो कर रहा है ये। ठीक है ना, मतलब जो आप टोटल वर्क परफॉर्म करते हो ना क्लोज पाथ में चार्ज को मूव करने में इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, हमेशा आंसर आपको 0 मिलता है। इसके अलावा यहां पर अगर आप E डॉट डी एल, तो अगर आप यहां पर स्ट्रोक्स थ्योरम अप्लाई कर लो, तो देखो स्ट्रोक्स थ्योरम क्या होता है, हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। A डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, आपका डेल क्रॉस A डॉट ds। ये हमने स्ट्रोक्स थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और साथ में हमने न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम यहां पर स्ट्रोक्स थ्योरम अप्लाई करें, स्ट्रोक्स थ्योरम क्या होता है आपका
कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए। ओपन सरफेस है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है क्लोज पाथ एक तरह से ओपन सरफेस ही कंटेन करता है ना। तो यहां पर अब आप क्या लिखोगे, देखो E डॉट dl, तो यहां पे क्या हो जाएगा डेल क्रॉस E डॉट ds। तो यहां से अब अगर आप देखोगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा E डॉट dl इज इक्वल टू डेल क्रॉस E डॉट ds इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हो आपका आंसर तो 0 ही था ना आखिरकार। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप देखो इससे ये पॉइंट 0 है, ये पता चल गया। तो डेल क्रॉस E डॉट ds 0 कब होगा, जब ये 0 होगा डेल क्रॉस E। या आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो 0 डॉट ds, ठीक है, 0 डॉट ds 0 ही होगा ना। तो आप देखो डेल क्रॉस E इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो यहां से ये जो आपको डेल क्रॉस E इक्वल टू 0 मिल रहा है, ये आपको इसी एक्सप्रेशन से मिला है, ध्यान रखना। ये भी आपका मैक्सवेल का सेकंड एक्सप्रेशन ही है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। तो बेसिकली ये आपका इंटीग्रल फॉर्म में है। मैंने आपको गॉस लॉ में बताया था दो फॉर्म होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म और ये आपका पॉइंट फॉर्म में है। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से माइंड में रखना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये और क्या शो कर रहे हैं, अगर आपको याद हो जब मैंने आपको कर्ल पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 होता है तो वो क्या कहलाता है आपका इररोटेशनल वेक्टर। तो यहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली क्या है आपकी इररोटेशनल है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि उसका कर्ल 0 है। इसके अलावा एक और वर्ड है जो आपको क्लियर होना चाहिए, वो है कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आपकी कंजर्वेटिव फील्ड है। तो कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, इसको भी आप समझो थोड़ा सा, इसकी मीनिंग क्लियर होना चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है हमें। देखो होता क्या है, कोई भी वेक्टर फील्ड, किसी भी अगर वेक्टर फील्ड की आप बात करते हो, अगर उसका लाइन इंटीग्रल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, मतलब कोई भी वेक्टर फील्ड, यहां पर मैं आपके लिए E को भी शो कर देता हूं। तो कोई भी वेक्टर फील्ड अगर आपकी पाथ ऑफ किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन बेसिकली आप बोलोगे, क्योंकि यहां पर आप लाइन इंटीग्रेशन ही परफॉर्म कर रहे हो ना, आप देख सकते हो। तो किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रेशन पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा हो, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से अगर वो इंडिपेंडेंट है, जैसे यहां पर आपने देखा था ना स्टार्ट पे, वोल्टेज डिफरेंस जो होता है वो किस पाथ से आप जा रहे हो उससे इंडिपेंडेंट है, उसको सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी से मतलब है। तो वो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से अगर इंडिपेंडेंट हो किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन, तो वो फील्ड कहलाती है आपकी कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसलिए आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इररोटेशनल कहलाती है, वो कंजर्वेटिव कहलाती है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका ये वाला, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका क्या कहलाता है, केवीएल। देखो ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था कि V का फॉर्मूला माइनस E डॉट dl होता है। चूंकि यहां पर आप क्लोज पाथ में मूव कर रहे हो इसलिए आपने क्लोज लाइन इंटीग्रल मेंशन किया था। तो जब भी आप क्लोज लाइन इंटीग्रल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप ओपन लाइन इंटीग्रल करोगे, जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो आपको पोटेंशियल की कोई वैल्यू मिलेगी, जैसे कि A टू B, तो VAB कोई पोटेंशियल की वैल्यू आपको मिलेगी जरूर। क्लियर है अच्छे से। अब मैक्सवेल के सेकंड एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर लेने के बाद हमारे पास अभी भी टास्क बचा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन V एंड E। अब हमारा टारगेट है कि हम E का फॉर्मूला लिखें इन टर्म्स ऑफ V। तो वो कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से अंडरस्टैंड करो। तो आप देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, V इज इक्वल टू माइनस E डॉट dl, इसको अगर यहां पर मैं इंटीग्रेशन हटाना चाहता हूं, ध्यान रखना ये ओपन वाला है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन हटाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहां पर dv लूंगा। तो dv कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस E डॉट dl। क्लियर है। और इसी dv का दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, वापस से क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली आपने एक तरह से डिफरेंशिएशन किया इंटीग्रेशन को रिमूव करने के लिए। तो ये जो आपका dv आया है, यहां पर अब आप समझो, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर होता है, तो इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो ना, Ex Ax, Ey Ay, Ez Az,
ठीक है, जैसे हम वेक्टर ए को लिखते हैं, और सबसे आसान रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है समझने के लिए। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर के फॉर्म में शो कर दिया। अब आप देखो डीएल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगेन मैं फिर से हर क्लास में रिपीट करता हूं, आज की क्लास में भी रिपीट करूंगा कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो ट्रिक मैंने बताई है, उसको आप याद रखिए। तो कितना होगा, dx ax dy ay dz az। तो यहां से अब अगर आप E डॉट dl परफॉर्म करते हो तो देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ax डॉट ax 1 होता है, ay डॉट ay 1 होता है, az डॉट az 1 होता है, और सामने माइनस साइन है, ध्यान रखना। तो माइनस ex dx आ जाएगा, माइनस ey dy आ जाएगा, माइनस ez dz आ जाएगा, क्योंकि ax डॉट ay 0 होता है, ax डॉट az भी 0 होता है। ठीक है, तो सेम सेम वाले में ही खाली आपको आंसर मिलने वाला है। तो ये जो आपको E डॉट dl मिला है, ये जो आंसर मिला है ना, अब देखो हम क्या करेंगे। बेसिकली ये E डॉट dl जो है, बेसिकली हमने माइनस E डॉट dl अचीव कर लिया, क्योंकि हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया, आप देख सकते हो। यही जो माइनस E डॉट dl है किसके इक्वल है, dv के। तो dv की वैल्यू क्या आई है, माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस ez dz। तो ये जो आपको dv मिला है ना, अब आप देखो dv को आप मैथ्स के कैलकुलस वाले कंसेप्ट का यूज करके और क्या लिख सकते हो। आप देखो dv को आप कुछ ऐसा लिख सकते थे, आराम से देखना। ये कंसेप्ट वैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया हुआ है, डेल v बाय डेल x dx, डेल v बाय डेल y dy, डेल v बाय डेल z dz। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखते चलो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ना, यहां से भी क्लियर है, E डॉट dl, dl वेक्टर है, E वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर ही होगा। देख सकते हो आप, ये E डॉट dl, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है। तो dv को आप ऐसे भी लिख सकते थे। dv मतलब क्या था, बेसिकली dv शो क्या करता है, चलो एक बार और रिपीट करते हैं। वैसे मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है ये कंसेप्ट कैलकुलस वाला। dv शो क्या करता है, चेंज इन v, चेंज इन स्केलर, चेंज इन v बोल लो आप। तो डेल v बाय डेल x dx, तो यहां पर आप मान के चल रहे हो कि जो चेंज इन v है वो 3D है, मतलब x डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, y में भी और z में भी, या x के कारण भी, y के कारण भी और z के कारण भी। ठीक है, तो आप देखो डेल v बाय डेल x, तो x के कारण जितना चेंज हुआ इंटू dx, और x में जितना चेंज हुआ, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, सेम y के लिए सेम z के लिए। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो जो v है डेल v बाय डेल x, मतलब v x के कारण कितना चेंज हुआ, सिर्फ इसको देखो डेल v बाय डेल x को। तो मान लो v जो है वो x के कारण 2 चेंज होता है, मतलब जब x में 1 चेंज होता है ना, v में 2 चेंज होता है। क्लियर हो गया पॉइंट। x इक्वल टू 1 होगा तो v इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेट सपोज चेंज इक्वल मतलब चेंज लो, x में 1 चेंज हुआ, v में 2 चेंज हो गया। अब आपको यह जानना भी तो जरूरी है ना कि फिर x में चेंज कितना हो रहा है। तो मान लो x में 3 चेंज हो रहा है, 3, तो v में कितना चेंज हो जाएगा, 6। तो डेल v बाय डेल x सिर्फ इतना शो कर रहा है कि x में 1 के चेंज होने से v में कितना चेंज हो रहा है, लेकिन x में एक्चुअल में कितना चेंज हुआ था उससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपका आंसर 6 आएगा ना। तो x में 1 के चेंज होने पर अगर v में 2 का चेंज हुआ तो ये तो वैल्यू सिर्फ 2 शो करेगी। तो जब आप x में चेंज जो 3 हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 3 इंटू 2 6 आंसर आ जाएगा आपका। तो ये सेम कंसेप्ट y के लिए होगा, सेम कंसेप्ट z के लिए होगा। तो ये आपको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से माइंड में रखने की हैबिट होनी चाहिए। ये मैंने आपको टेक्निकल तरीके से नहीं समझाया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। तो ये फॉर्मूला जब आपने लिखा उसके बाद अब समझो दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप बड़े आराम से। तो देखो क्या होगा, यहां पर ex की जगह आ जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल x, ey की जगह हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल y, और ez की जगह हो जाएगा माइनस डेल v अपॉन डेल z। और अगर आप यहां से ex, ey और ez की वैल्यू अचीव करने के बाद इसे इस इक्वेशन में पुट कर दो और e की वैल्यू निकाल लो, तो देखो e की वैल्यू क्या होगी, माइनस डेल v अपॉन डेल x ax, माइनस डेल v अपॉन डेल y ay, माइनस डेल v अपॉन डेल z az। और अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या आपको याद है कि अगर आप माइनस साइन सब में से कॉमन ले लो तो सब प्लस हो जाएगा। तो डेल v बाय डेल x ax प्लस डेल v बाय डेल y ay प्लस डेल v बाय डेल z az, ये क्या होता है, v स्केलर है। यही तो फॉर्मूला था ग्रेडियंट का। अगर आपने वायर ट्रिक याद किया हुआ है फॉर्मूला सारे के सारे, तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला किसका था, ग्रेडियंट का फॉर्मूला था।
ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया E इज इक्वल टू माइनस डेल वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको निकालने का जो तरीका है मैंने आपको सिखाया है, कुलाम्स लॉ, गॉस लॉ। तो ये भी एक मेथड है कि अगर आपको स्केलर पोटेंशियल पता हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो, तब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब आप एक चीज और वेरीफाई कर सकते हो। आपको याद है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट CG, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था याद रखने के लिए, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज ऑलवेज जीरो। मैंने दो चीज बताई थी कर्ल की, एक DC डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो और एक कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो होता है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना आप। देखो हमें स्टार्ट से पता है, हमने अभी मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन पढ़ा है। मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन हमने क्या पढ़ा है कि डेल क्रॉस E इक्वल टू जीरो होता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है ना, मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन। तो आप देखो डेल क्रॉस E अगर जीरो होता है तो डेल क्रॉस डेल वी भी माइनस साइन से फर्क नहीं पड़ेगा ना, जब आंसर जीरो आना है तो डेल क्रॉस डेल वी भी जीरो होना चाहिए था, तभी तो आपका डेल क्रॉस E जीरो हो पाता। भाई दोनों तरफ सेटिस्फाई होना चाहिए ना। डेल क्रॉस E जब आप पुट करोगे तो डेल क्रॉस E मतलब दोनों साइड अगर आप डेल क्रॉस लेते हो तो डेल क्रॉस E जीरो है, इसका मतलब डेल क्रॉस डेल वी को भी जीरो के इक्वल होना चाहिए था। तो डेल क्रॉस डेल वी ये क्या होगा, डेल क्रॉस डेल वी। तो डेल वी मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, डेल क्रॉस मतलब कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, मतलब वही चीज CG कितना होता है आपका, जीरो होता है। तो इस तरीके से आप यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये आपका एक टॉपिक था, रिलेशनशिप बिटवीन V एंड E। और जैसा मैंने बोला है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कंसीडर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।